यूनाइटेड एजुकेटर एप्स इंस्टीट्यूट में है। सेम नेम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सेम नेम का यूट्यूब चैनल है। भैया दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए आप, ठीक है। और मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, ये लाइन तो आप पता नहीं कितने साल से सुन रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट बुक के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के फर्स्ट टॉपिक चार्ज के बारे में। बहुत फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आना ही है, जरूरी है। तो चार्ज की एक डिफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, उसको हम रीड करते हैं। केवल इसी डिफिनेशन को पूरा रीड करेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे और इसी के बाद फिर से आपको थैंक यू बोलेंगे। तो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, जिसके कारण जब मैटर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक प्रकार के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट्स। लेकिन इसके नीचे जो लाइन लिखी है, जो डिफिनेशन लिखी है चार्ज की, उसमें भौकाल का इको कुछ ज्यादा ही है। वो है चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन। बाप रे, ये क्या बात हुई? चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो यदि ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ना हो, और जो ना हो तो मैग्नेटिज्म में भी कुछ ना हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होगा ही नहीं, चार्ज नहीं होगा तो। अरे बाप रे, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो दोनों से कॉम्बिनेशन से काम करने वाली डिवाइस भी लाइफ में नहीं होगी। मतलब मोटर नहीं होगी, डायनेमो नहीं होगा, ट्रांसफार्मर नहीं होगा। अरे बाप रे, मोटर नहीं होगा, मोटर नहीं होगा तो मोटर जिन जिन अप्लायंस में लगता है वो नहीं होंगे। पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब डिलीट हो गया लाइफ से। बाप रे, कपड़ा साफ करो पटक पटक धोबी घाट पे मुंबई के। और अब अगली बात जो हम कर रहे हैं, यदि डायनामो नहीं है तो डायनामो नहीं है तो थर्मल पावर प्लांट नहीं है, हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है, गैस पावर प्लांट नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होगा? डायनामो नहीं है, जनरेटर नहीं है, जनरेटर नहीं है तो फिर गाना जो जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कितने वोल्ट का पता है? 4 से 40 वोल्ट का। और कभी भूल जाना तो सुल्तान पिक्चर का गाना लगे 440 वोल्ट, डाट डाट कंप्लीट कर लें आप। तो ये भी नहीं होगा, गाना भी सुल्तान पिक्चर का हट जाएगा। ट्रांसफार्मर नहीं होगा, ट्रांसफार्मर अपनी लाइफ का कितना मेन पार्ट है, आप तो देख ही रहे होंगे। ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो देखो, अरे बाप रे, पड़ोसी के घर में लाइट है, दूसरे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में लाइट नहीं है, मन कहता है कि नेक्ड वायर जो है खंबे के तार फेंक दें, उसका भी उड़ जाए। अरे भारतीय हैं, पड़ोसी के सुख से हम दुखी होते हैं, अपने दुख से नहीं। और कहीं आपके मन में ये तो नहीं आ रहा है ट्रांसफार्मर हो गया, चलो ठीक है, लाइनियां तो आ रही है, खटिया मार दें। अरे 11,000 वोल्ट की लाइन है वो, 35,000 वोल्ट की लाइन है। अब आपके घर में 220 वोल्ट पर चलने वाले अप्लायंस है और उसमें कटिया मारोगे 11,000 वोल्ट का। अरे 2 रोटी खाने वाले को 100 रोटी खिलाओगे तो क्या होगा? उसका निपट जाएगा। तो बहुत दिक्कत है। तो चार्ज नहीं है तो ये सब नहीं है। अरे दुनिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जा रही है, और व्हाइट भी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के कॉम्बिनेशन से जो वेव बनती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आपके मोबाइल में सिग्नल का कारण है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही नहीं तो सिग्नल नहीं होगा, सिग्नल नहीं होगा तो गया व्हाट्सएप, गया वाईफाई, गया हार्ड स्पॉट, जिंदगी 1980 में चली जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो जिंदगी में अंधेरा, उजाला भी गया। बाप रे, चार्ज नहीं होगा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब चार्ज है तो सब है, चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं है। अरे भगवान हो गया, ये है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। चार्ज इज गॉड ऑफ फिजिक्स। आई एम गोइंग टू प्रूव दिस। चार्ज इज द गॉड ऑफ
फिजिक्स। अब चले देखें, चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कैसे? अरे चार्ज नहीं होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं होगी, अब करंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो गई, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये तो प्रूफ हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो करंट, करंट है तो करंट से एक डिवाइस हम लोग 10th में बनाते थे और जो मैग्नेट बोला जाता था, मैग्नेट की तरह बिहेव करता था। थोड़ा दिमाग पे जोर दो, आप 12th में हो, 10th वाला भूल थोड़े न गए हो। हाँ तेज से बोलो यार। अच्छा इस माइक में आवाज नहीं आ रही आपकी, आप आंसर दे रहे हैं। अच्छा सोलेनाइड आंसर है, हाँ सही आंसर है आपका। तो सोलेनाइड जो है एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। अब बात ये आती है कि सोलेनाइड जो है वो दिखता कैसे है, तो आपके सामने सोलेनाइड दिख रहा है, अभी दिख नहीं रहा, अभी बन रहा है। आनंद सिंह की आर्ट बहुत बढ़िया है, आप लोग कई सालों से जानते हैं, क्योंकि हम आर्ट के किसी टीचर से क्लास नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि सोलेनाइड है। आज तो कुछ अच्छा बन गया है, ये प्लस है ये माइनस है। आप अच्छे से जानते हैं करंट कहां से चलती है, प्लस से, और इंटर कहां करती है, माइनस में। अब करंट के अपोजिट अपने इलेक्ट्रॉन भाई साहब चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्यों अपोजिट चल रहे हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा और माइनस इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, तो मजबूरी है। अब ऐसे सोलेनाइड को जब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे, इसका एक इंड नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा इंड साउथ डायरेक्शन में जाएगा। अब आपको याद आ ही रहा होगा, जो इंड नॉर्थ डायरेक्शन में गया वो नॉर्थ पोल है, जो साउथ डायरेक्शन में गया वो साउथ पोल है ना ऐसा। अब जो इंड नॉर्थ डायरेक्शन है उस इंड में करंट की डायरेक्शन मेजर करने के डिवाइस लगा दो, तो आप ये पाओगे कि नॉर्थ डायरेक्ट पोल जिधर था उधर आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिली, एंटी क्लॉकवाइज मिली तो वहां नॉर्थ पोल हो गया वो। और जो साउथ डायरेक्शन में इंड था वहां करंट की डायरेक्शन मेजर करने की डिवाइस जब लगाओगे तो वहां आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिलेगी। क्लॉकवाइज करंट मिली तो कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। ऐसे ही पता चल गया कि एंटी क्लॉकवाइज पे नॉर्थ पोल बनता है और क्लॉकवाइज पे साउथ पोल बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं करंट ना होता तो क्या ये सोलेनाइड मैग्नेट बनती, नहीं बनती। तो करंट ना होता तो मैग्नेट नहीं होता। ओह वाह भाई, फंसा रहे हैं आप। अच्छा मार्केट से जो मैग्नेट लाते हैं उसमें सेल नहीं है, उसमें वायर भी नहीं है, और फिर भी वो मैग्नेट है। तो जो मार्केट से मैग्नेट ला रहे हैं उसमें तो करंट का कोई रोल ही नहीं है, फिर वो कैसे मैग्नेट है। अच्छा हम जो अभी तक कह रहे थे गलत कह रहे थे, है हिम्मत किसी की ये कहे तो गलत कह रहे थे, नहीं। हाँ बेटा तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है, ऐसे लोगों से भिड़ते नहीं है। तो अच्छा कोई ऑब्जेक्ट बना किससे है, बेसिक कोई भी ऑब्जेक्ट बना है एटम से। किससे बना है, एटम से। अच्छा एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, और क्या है प्रोटॉन, और क्या है न्यूट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -e। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +e। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। अच्छा इनमें से कौन दो न्यूक्लियस में रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ओहो बहुत सही, बड़ी जानकारी है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है अराउंड न्यूक्लियस जस्ट लाइक एज प्लैनेट्स अराउंड सन। अभी जब सोलेनाइड में इलेक्ट्रॉनवा ऐसे घूम रहा था तो करंटवा ऐसे थी। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है करंटवा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। किसी एटम का जब स्ट्रक्चर देखे होगे बुक के कवर पेज पर तो उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉनवा ऐसे घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंटवा ऐसे है। तो आपकी तरफ से कौन सा वाइज हो गया, आपकी तरफ से हो गया एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, और मेरी तरफ से कौन सा वाइज हो गया क्लॉकवाइज साउथ पोल।
इसका मतलब हर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नॉर्थ और साउथ पोल दोनों बना रहा है, क्योंकि दो पोल है इसलिए डाइपोल बोलेंगे। अब मैग्नेट के पोल है इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये डाइपोल बना रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये डाइपोल बना रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ये डाइपोल बना रहा है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के में जो डाइपोल्स होंगे वो डाइपोल्स रैंडम होंगे। कैसे होंगे? रैंडम होंगे। और डाइपोल रैंडम होने से क्या हो जाएगा, जरा आप ध्यान दें। डाइपोल रैंडम होंगे तो आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी यदि अरेंज ना हो तो एडिशन के समय कभी कभी होता है कि उनका टेल और फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड कोइंसाइड कर जाता है और नेट रिजल्ट क्या आ जाता है? 0। इसका मतलब इस सिचुएशन में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के 0 होने का चांस है। ठीक है, लेकिन अब यहां हमने एक मैग्नेट रख दिया जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। यहां एक दूसरा मैग्नेट रख दिया जिसका साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल इधर है। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। अब इसमें से इस डाइपोल को उठाओ आप और यहां लाके ऐसे रख दो तो आप देखोगे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस साउथ भाई साहब बर्दाश्त नहीं करेंगे, साउथ है दोनों, रिपेल करेंगे, इधर भाग आएंगे और नॉर्थ इसे बुला लेगा और इस नॉर्थ को ये साउथ बुला लेगा और ये नॉर्थ रिपेल कर देगा, इधर फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या इस डाइपोल को ऐसे रहने देंगे? यहां इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, कैसे घूम जाएगा? ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो ये घूम के ऐसे हो जाएगा। अब घूम के यदि ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे नहीं रह पाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही हर एक डाइपोल के साथ होगा। इसका मतलब सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो जाएंगे। सारे के सारे डाइपोल यदि अलाइन हो जाएंगे तो आप ये जानते हैं जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते वो ऐड होते हैं। अब ऐड होंगे तो आप ये पक्का जानते हैं कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा। अब आप जरा समझें, ये डाइपोल्स जो हैं, इन डाइपोल्स को हम क्या कहते हैं? हम डाइपोल को कहते हैं आपका नॉलेज। डाइपोल को, और आपका नॉलेज, आप क्लास में आए हैं, हम आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं तो आप उसका आंसर दे रहे हैं, आगे आगे बोल रहे हैं, इसका मतलब आप पहले से जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ जानते नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आपका नॉलेज यदि क्लासरूम में नहीं आए हैं तो रैंडम है, डिस्टर्ब है, और आप किसी क्लास में नहीं बैठे हैं, किसी टीचर के संपर्क में नहीं बैठे हैं, तो आपको पेपर दे दिया जाए तो न्यूमरेटर में 0 रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे। ठीक है, लेकिन जब आप टीचर के संपर्क में आ जाएंगे तो आपके डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे। हम अभी क्या कर रहे हैं, आप जो भी जानते हैं उसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं बस, जिससे आपका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। अब इस बात को जरा आप समझिए। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, ब्लेड जानते हैं, जैसे पापा दाढ़ी बनाते थे 1990 के दशक में, तो जिलेट वाली आ गई है। और वो ब्लेड जो है किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास ले जाए, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब आयरन नेल्स वगैरह, क्या वो ब्लेड आयरन नेल्स वगैरह को अटैक कर लेगी? नहीं, क्योंकि ब्लेड मैग्नेट थोड़े ना है, ब्लेड मैग्नेट नहीं है, वो अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन उसी ब्लेड को आप किसी मैग्नेट के संपर्क में रख दो, किसके संपर्क में रख दो? मैग्नेट के संपर्क में रख दो कुछ देर तक, फिर ब्लेड को अलग करो मैग्नेट से, अब ले जाओ आयरन नेल्स के पास, अब क्या होगा? अट्रैक्ट कर लेगी। तो ऐसा क्या हुआ जो ब्लेड अटैक कर ले रही है? अच्छा, संगत का प्रभाव पड़ा है, नालायक की, संगत का प्रभाव पड़ा है। चलिए मान लेते हैं कि मैग्नेट के साथ ब्लेड रही कुछ देर तक, उस पर संगत का प्रभाव पड़ा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, वो आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करने लगी।
लेकिन क्या समय के साथ उसका अट्रैक्शन पावर बढ़ता गया या अट्रैक्शन पावर कम होता गया? कम होता गया। अब फिर एक समय ब्लेड आयरन नेल्स को अटैक करना बंद कर दी। ऐसा क्या हुआ कि ब्लेड मैग्नेट बन गई? ऐसा क्या हुआ धीरे धीरे उसकी अट्रैक्शन पावर कम हो रहा है और फाइनली वो डिमैग्नेटाइज हो गई, अब अट्रैक्ट कर ही नहीं रही है, मैग्नेट रहे ही नहीं। जरा इसको समझें आप। डाइपोल को हमने नॉलेज बोला है, डाइपोल डिस्टर्ब है, इसका मतलब आपका नॉलेज डिस्टर्ब है। हम ब्लेड को बोल रहे हैं स्टूडेंट। क्या बोल रहे हैं? ब्लेड को बोल रहे हैं स्टूडेंट और मैग्नेट को बोल रहे हैं टीचर। मैग्नेट को क्या बोल रहे हैं? टीचर बोल रहे हैं। अब जरा कंपैरिजन देखो। जब ब्लेड मैग्नेट के संपर्क में आई तो उसका जो रैंडम नॉलेज था वो सब अलाइन हो गया, जिससे अब नेट जीरो नहीं है। अब नेट जीरो नहीं है, नेट जीरो नहीं है तो ब्लेड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई और आयरन नेल्स पर अटैक कर रही है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इस क्लास में बैठे हैं तो मैं मैग्नेट हूं, आप सब ब्लेड हैं। मैं मैग्नेट हूं और आप सब ब्लेड हैं, मतलब स्टूडेंट हैं। अब आपके अंदर जो नॉलेज है वो क्या है? डाइपोल्स हैं, वो नॉलेज सब डिस्टर्ब है। अभी हम क्या कर रहे हैं? इस फील्ड के प्रभाव में आके आपके अंदर का जो नॉलेज है वो सिस्टमेटिक हो रहा है। अब सिस्टमेटिक होने से अब आपका नेट जीरो नहीं होगा। यदि अब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आप सॉल्व करेंगे और न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, और जरा देखें ब्लेड डिमैग्नेटाइज कैसे हो गई। अच्छा, आप क्लास में रहते फिजिक्स टफ लगती है? नहीं, क्लास में आप रहते समझ में आता है। अरे नालायक, समझ में नहीं आता तो आगे आगे बोलते कैसे हो? समझ में आता है। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि क्लास के बाहर जाने पर क्या आपको उतना ही समझ में आता है? धीरे धीरे आप अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, जो सीखे थे धीरे धीरे वो कम होता जाता है, फिर भूल जाते हैं। इसका मतलब एक समय बाद आप मैग्नेट नहीं रह जाते हैं, डिमैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिमैग्नेटाइज हो जाते हैं। आई बात समझ में? अब जरा यहां ध्यान दें। आप सोच रहे होंगे सर रैंडम होने पे जीरो कैसे हो गया, सर अलाइन होने पे नॉन जीरो कैसे हो गया। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। बहुत सारे कबूतर है, कबूतर मतलब पिजन्स, इंग्लिश मीडियम वाले हो। पिजन्स, ग्रुप ऑफ पिजन्स जो है आसमान में उड़ते हुए जा रहे हैं। बेचारे कई दिन से भूखे हैं। एक जंगल में पेड़ के नीचे कुछ अनाज बिखरा हुआ है। एक कबूतर देखता है कि वहां अनाज है, सारे कबूतरों को बताता है, सबको भूख लगी थी, सब उधर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें एक बुढ़ा कबूतर होता है। बुढ़ा कबूतर ये कहता है ना, पहले रुको सोचो तब जाओ। उसने कहा खेत में अनाज होते तो नेचुरल था, पेड़ के नीचे अनाज है, ये तो नेचुरल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। किसी ने सुनी ही नहीं, कोई कबूतर नहीं सुना, कोई स्टूडेंट नहीं सुना। जैसे आप टीचर की नहीं सुनते हैं, जैसे आप अपने घर में एजेड पर्सन की नहीं सुनते ये कह के कि आपका जमाना नहीं है, जमाना बदल गया है। नहीं सुना कोई, सब चल गए जहां अनाज था। बुढ़ा कबूतर भी चला गया, सब मरी जाएंगे तो हम क्या करेंगे बच के, वो भी चला गया। अब वहां गए तो वहां ट्रैप था, वो ट्रैप हो गए। और उधर से शिकारी धनुष बाण लिए, अपना हथियार लिए चला आ रहा है। बेचारे भोजन की तलाश में गए थे, खुद फ्राई होने वाले थे, खुद भोजन बनने वाले थे, बहुत परेशान हुए। पूरी ताकत से वो जाल लेके उड़ने का प्रयास की, सारे कबूतर ताकत लगा रहे थे, लेकिन जाल हिल ही नहीं रही थी। क्यों नहीं हिल रही थी? सारे कबूतर जो ताकत लगा रहे थे रैंडम लगा रहे थे, जिससे उनका नेट इफेक्ट जीरो हो जा रहा था, इसलिए जाल नहीं उड़ रही थी। जब सब हार गए, जैसे आप लोग पूरे साल हम लोगों की बात नहीं मानते, एग्जाम नजदीक आता है, जब ये डर लगने लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, जब आप हार जाते हैं तो हम लोगों को सुनना शुरू करते हैं, सर अब की बार बचा ले, अगली बार से आप ही भगवान हैं। लेकिन अगली बार फिर भूल जाते हैं। तो ये सब बुढ़े कबूतर की ओर देखने लगे और बुढ़े कबूतर डांटा जो है, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? है अब की बचा ले बाबा, जिंदगी भी हम तो का मानव। तो बाबा ने कहा ठीक है, हम जिधर इशारा कर रहे हैं उधर ताकत लगाओ सब लोग। और बुढ़े कबूतर ने इशारा किया और सबने ताकत उधर ही लगाई और जाल लेके उड़ गए। तो अलाइन होने से ये फर्क पड़ता है, रैंडम होने से ये फर्क पड़ता है। आप मामला समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का।
एक को बोलते हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल, एक को बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, एक को बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। पैरा मतलब धान वाला पैरा नहीं है, डाया, पैरा और फेरो। अब बड़ी विचित्र स्थिति है, सब चीज तीन में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। और इधर जाएं तो मैन, वुमेन, कॉमन जेंडर, सब तीन में डिवाइड है। तो ये भी तीन में डिवाइड है। कितने में डिवाइड है? ये भी तीन में डिवाइड है, डाया, पैरा और फेरो। डाया, पैरा और फेरो, ये तीन में डिवाइड है। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट हैं जो स्कूल जबरदस्ती भेजे गए हैं, लेकिन कसम खाए हैं भेज दे पढ़ाई ला जानी। ऐसे बच्चे सीट में आगे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, बहुत जानकार है। डायमैग्नेटिक मटेरियल पीछे बैठते हैं। इसका मतलब टीचर के पास फील्ड ज्यादा होगी कि टीचर से दूर? अच्छा, टीचर के पास, तो बच्चे टीचर से दूर बैठ रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की ओर भाग रहे हैं। इसका मतलब रिपल्सन शो कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, रिपल्सन शो कर रहे हैं। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट है, चलो आ गए हैं तो पढ़ ही लेते हैं, तो वो थोड़ा टीचर की ओर जाएंगे क्योंकि पढ़ ही लेते हैं, और टीचर की ओर जाएंगे तो इसका मतलब वीक से स्ट्रांग फील्ड जा रहे हैं, टीचर के पास जा रहे हैं तो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन वीकली। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो स्टूडेंट हैं कि उनका पढ़ने मोटिव है, तो एकदम आगे वाली सीट बैठेंगे, वीक से स्ट्रांग फील्ड की ओर बढ़ेंगे। चलें, अब ये जो है क्या हुआ, एग्जामिनर आया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, डायमैग्नेटिक मटेरियल का नंबर आया, एग्जामिनर के सामने डायमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन शो करेगा कि रिपल्सन शो करेगा? रिपल्सन शो करेगा। पढ़ाई नहीं है, रिपल्सन शो करेगा। अच्छा, स्ट्रांगली कि वीकली? स्ट्रांगली। अच्छा, ये जवाब हम 12-13 साल से सुन रहे हैं, वीकली। अरे नालायक, स्ट्रांगली रिपल्सन शो करेगा तो अब्सेंट हो जाएगा, और अब्सेंट हो जाएगा, घर पे अब्सेंट का मैसेज जाएगा, आपका बच्चा प्रैक्टिकल नहीं दिया, अब फिर बढ़िया से ओवरहालिंग होगी, तो वीकली रिपल्सन शो करेगा। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन शो करेगा कि रिपल्सन? अच्छा, पढ़ा है, अट्रैक्शन शो करेगा। वीकली कि स्ट्रांगली? वीकली। हाँ, आप सही बोले, वीकली अट्रैक्शन। क्यों? टीचर एक क्वेश्चन पूछेगा, मनाता रहेगा, है भगवान दूसरा न पूछे, है भगवान दूसरा न पूछे, ऐसे। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्शन, रिपल्सन? अट्रैक्शन। खूब पढ़ा है। कौन सा अट्रैक्शन, वीकली की स्ट्रांगली? स्ट्रांगली अट्रैक्शन है। क्या जवाब दे रहे हो आप? ये सब प्रॉपर्टी है अगले चैप्टर की, ठीक है। केवल आप फिजिक्स को अपनी लाइफ से कंपेयर करो, फिजिक्स स्टडी अबाउट नेचर, फिजिक्स आसान हो जाएगी। फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। अरे डांट डांट मत बोलो मुझे, सही में आसान सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स से। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस आप एक 100% स्टूडेंट तो बने रहो प्यारे, ठीक है। अब जरा देखो, वो जो मैग्नेट आप मार्केट से लाए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ना होता, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, चार्ज ना होता क्या डाइपोल होता, डाइपोल ना होता एलाइन क्या होता, एलाइन नहीं होता तो क्या मैग्नेट होता। इसका मतलब जो बाजार से मैग्नेटवा लाए हो ना, उसमें भी चार्ज का रोल है इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज ना होता तो वह ना होता। इसका मतलब चार्ज नहीं है तो ना तो मैग्नेट है ना इलेक्ट्रिसिटी है। अब फिर चार्ज खुदा है, चार्ज इज द गॉड ऑफ फिजिक्स। एक बार फिर से आप देखें, फर्स्ट पेज पर चलते हैं। एक डिफिनेशन लिखी गई थी, उस डिफिनेशन के बारे में थोड़ा ऐसे पढ़ा उड़ा गया, पढ़ तो आप भी लेते होंगे, 12th में है। फिर अगले वाले पेज पे गए थे, वहां सोलेनाइड की बात हुई थी, बोला गया था एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज साउथ, सोलेनाइड मैग्नेट बन गया। फिर आगे गए तो यहाँ डाइपोल्स की बात हुई, क्योंकि आपने कहा था जो बाजार से मैग्नेट लाते हैं उसमें तो करंट नहीं है, तार नहीं है, बैटरी नहीं है, फिर वो कैसे मैग्नेट है। तो आप ये कहना चाहते थे बिना चार्ज के मैग्नेट है। मैंने आपसे पूछा किससे बना, आपने बोला एटम से। हमने कहा एटम में क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसमें कौन है जो हमेशा मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, करंट उसके अपोजिट चलती है, और करंट अपोजिट चल रही है तो एक तरफ से नॉर्थ बनाएगा, एक तरफ से साउथ, डाइपोल बनाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन उतने डाइपोल,
और सारे डाइपोल डिस्टर्ब, नेट क्या जीरो, कबूतर नहीं उड़ पाए जब अलग अलग ताकत लगा रहे थे, जाल अपनी जगह थी। और जैसे ही ये बुढ़े कबूतर के संपर्क में आए, सारे के सारे एक तरफ ताकत लगाए, जाल लेके उड़ गए, इसका मतलब उनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वो मैग्नेट हो गए। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया यहाँ पर डाइपोल क्या है आपका नॉलेज है जो कि डिस्टर्ब है, तो आप पेपर में नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। ब्लेड क्या है स्टूडेंट है, मैग्नेट क्या है टीचर है। और आप जब क्लास में होते हैं तो आपको सब बढ़िया बढ़िया समझ में आता है, क्योंकि आपके डाइपोल स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके डाइपोल अलाइन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप फील्ड के बाहर जाते हैं, बाहर का माहौल और पॉल्यूशन, वो आपकी दिमाग की हरकतें और डांट डांट दोस्तों का अट्रैक्शन धीरे धीरे आपको डिस्टर्ब करता है, जिससे आप जो यहाँ सीखे थे भूलने लगते हैं, डिमेंटाइज होने लगते, डिमेंटाइज हो ही जाते हैं। अच्छा, परमानेंट मैग्नेट कैसे बने रहेंगे? अरे रिवाइज करो, टेस्ट दो, बार बार तैयारी करो, बस यही सब है भैया। एक बार लास्ट में वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आल्सो, अच्छा वाला कमेंट यार, बुरा वाला नहीं। ठीक है, तो आपका